नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन आरबीएससी पर। ज्योग्राफी के हमारी क्लास में 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और विशेष बात क्या है पता है इसमें कि हमने इस बार हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बिल्कुल कंटेंट रेडी किया है। ये प्रश्न जो बिल्कुल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पिछले 4-5 वर्षों के पेपर्स का निचोड़ और साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमारा जो 18 नंबर की यूनिट 3 है फर्स्ट बुक की, उसको कवर करते हुए हमने ये बड़े प्रश्न तैयार किए हैं। क्योंकि एमसीक्यूज तो हम लाइव क्लास में भी कर लेते हैं, एमसीक्यूज तो हम जो हमारी पहले वाली क्लास थी उसमें भी हमने कवर किए थे, लेकिन बड़े प्रश्न जैसा कि आपकी डिमांड थी और आपकी डिमांड के हिसाब से मैंने ये कंप्लीट प्रश्न तैयार किए हैं। ये हमारा पूरा 18 नंबर का जो है आपका टॉपिक कवर करेगी और यहां पर हम करने वाले हैं। चलिए तो मैं शुरुआत करता हूं बड़े प्रश्नों से। देखो ध्यान से समझना, ये प्रश्न आपको पॉइंट के हिसाब से तैयार करने हैं। हमने प्रत्येक क्वेश्चन में कोशिश करी है कि हर प्रश्न में आपको 3-3 पॉइंट तैयार करने हैं। मैं आपको 3 पॉइंट दिखाऊंगा और अगर आपने ये पॉइंट तैयार कर लिए तो लिखने में भी आपको ध्यान रखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो पॉइंट में जो बच्चा आंसर देता है, जो स्टूडेंट पॉइंट वाइज आंसर देता है, उसको बेहतर नंबर मिलते हैं एक पैराग्राफ लिखने की बजाय। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपका 3 नंबर और 4 नंबर कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। हालांकि आप इसे 1.5 नंबर वाला जो आता है ना उसमें भी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये आपके 2 नंबर 3 नंबर कवर करेंगे। और यहां से छोटे प्रश्न तो ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं, एमसीक्यूज रिक्त स्थान अपने आप कवर हो जाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए और इसका आर्थिक महत्व बताइए। अब सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है? और आंसर इंग्लिश में भी देखो प्रश्न लिखा हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल भी किया था, कई सारे बच्चों ने कमेंट किए लगातार मेरी वीडियोस में, और लाइव क्लास में भी आपने बहुत सारे कमेंट किए थे। तो आपकी डिमांड के हिसाब से मैंने दोनों लैंग्वेज में इसे कंप्लीट रेडी किया है कि डिस्क्राइब द ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड स्टेट इट्स इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे, अगर आप चाहो तो लैंग्वेज बना करके, है ना, इसकी भाषा बना करके लिख सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट पॉइंट में लिख सकते हो। पॉइंट 1, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, पता है ना आपको? सोवियत नहीं, रूस में, रूस कह सकते हैं हम, रूस में स्थित है, जो कि उसके प्रशांत महासागर वाले भाग से लेकर के बिल्कुल यूरोप तक फैला हुआ है। और टोटल इसका 9322 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है और एशिया और यूरोप के बाजारों को क्या करता है, ये जोड़ता है। 3 पॉइंट। इसी तरीके से इंग्लिश में आप लिख सकते हो, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक एंड कनेक्ट्स एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि तृतीयक क्रियाकलापों का वर्गीकरण कीजिए और उनका महत्व बताइए। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्लासिफाई टर्शियरी एक्टिविटीज यानी सर्विसेज एंड राइट देयर इंपोर्टेंस। इसका महत्व बताना है। तो पॉइंट 1 कैसे वर्गीकरण करेंगे? व्यापार और वाणिज्य, थोक और फुटकर दोनों आ गए इसमें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है परिवहन यानी रेल और सड़क, और तीसरा है संचार और सेवाएं यानी शिक्षा और चिकित्सा। ये 3 वर्गीकरण कर दिए 3 पॉइंट में। मैं पहले ही बता दिया है कि अगर आप पॉइंट के हिसाब से आंसर लिखते हो तो आपका उत्तर पैराग्राफ लिखने वाले बच्चे से ज्यादा बेटर माना जाएगा और ओवरऑल एग्जामिनर आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर देगा। ध्यान देना। तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो। देखो इंग्लिश में मैं बताऊंगा नहीं, हमने कंटेंट आपका बना के दे दिया है, पढ़ लेना जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊंगा। और कल चूंकि हमारा संडे है, छुट्टी है, तो पूरे दिन कंप्लीट कोर्स को कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे हमने 3rd यूनिट अभी ये कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट है ना, बड़े प्रश्न इसी में से बनने वाले हैं। जो बचे हुए हमारे चैप्टर्स हैं फर्स्ट बुक के, सेकंड बुक के, और सेकंड बुक की भी जो 3rd यूनिट है वो सबसे ज्यादा नंबर की है, तो उसकी में हम पहले क्लास जो है ना, आपकी कल की जो क्लास रहेगी वो पहले हम वो कवर करेंगे, बाकी इसके बचे हुए प्रश्न कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका मैप का छोटी सी क्लास में सुबह दे पाया था, कंटेंट रेडी नहीं हुआ था किसी काम की वजह से, तो वो जो मैप वाली क्लास है, दोनों वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप की, वो भी आपको कल मिल जाएगी। एक निवेदन आपसे रहेगा बच्चों कि आप अगर चाहते हो कि हाँ इस प्रकार की क्लासें आती रहे तो वीडियो को लाइक कर देना। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, वीडियो को लाइक कर देना। जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए कंटेंट लाऊंगा। और एक हाइप का ऑप्शन आता है, आप वीडियो को हाइप
हाइप कर दीजिए प्लीज, इतना रिक्वेस्ट आपसे, बाकी आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, हाइप करना है, लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा है, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए बार बार मैं जोर देकर के कह रहा हूं। स्वेज नहर और पनामा नहर की तुलना कीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या समानता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कंपेयर द स्वेज कैनाल एंड पनामा कैनाल, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में आने के लिए, हमने पहले ही लिख दिया इसमें। तो देखो अगर हम बात करें स्वेज नहर की, भाई मिस्र में स्थित है और ये समतल नहर है, मतलब कि पूरा लेवल इसका एक जैसा है, यहां पर कहीं लॉक सिस्टम नहीं है, कहीं ऊंची और फिर कहीं नीचे, ऐसे नहीं है जैसे कि पनामा नहर है। तो समतल है, यूरोप एशिया को जोड़ती है, ठीक है। नंबर बात करें अगर हम पनामा नहर की, आप इस प्रश्न का आंसर है ना टेबल बना के भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा तो एक तरफ यहाँ पे लिखेंगे आप स्वेज नहर, आप लिखेंगे ना ये स्वेज हो गया, इधर लिखेंगे आप पनामा, तो इस प्रकार आप पॉइंट लगा के भी लिख सकते हो, 1 और 2, फिर 3, 1 और 1, फिर 2 और 2, फिर 3 और 3, तो ऐसे भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये मिस्र में स्थित है, ये अमेरिका द्वारा निर्मित है। लॉक सिस्टम आपको पता है ना, इसमें 6 लॉक्स है, ठीक है ना, 6 जल बंधक है और अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसमें भी अगर लिखना चाहो तो यूरोप को एशिया महाद्वीप से जोड़ती है आप, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, निर्वाह कृषि क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आदिकालीन और गहन कृषि दोनों प्रकारों का वर्णन करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लेना, मैं आंसर बता रहा हूं कि केवल परिवार के भरण पोषण के लिए। कैसी कृषि की बात हो रही है, निर्वाह कृषि, मतलब जिससे केवल परिवार का निर्वाह चल जाए, बस वाणिज्यिक कृषि नहीं है, ये निर्वाह कृषि है। इसका दूसरा है आदिकालीन स्थानांतरणशील, यानी झूम कृषि जिसे कहते हैं, कुछ भूमि के किसी भाग पर पेड़ पौधों को, वनों को काट करके उसे जला करके वहां पे खेती करते हैं, कुछ समय के बाद फिर उस जमीन को छोड़ के दूसरे भाग में। और जहां तक गहन कृषि की बात है, मतलब इसके दोनों प्रकारों का वर्णन करना है। अगर गहन कृषि की बात करें, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। इंग्लिश में आंसर यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, कि पांचवा प्रश्न है हमारा, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो आंसर आपको लिखना है कि कृषि आधारित जो चीनी और वस्त्र, खनिज आधारित लोहा और सीमेंट, और वन आधारित कागज, और पशु आधारित जो है वो है चमड़ा। तो ये क्या है भाई, ये कच्चे माल पर आधारित जो हमारे उद्योग है उनका वर्गीकरण किया गया है। 4 प्रकार के उद्योग यहाँ पर आ गए हैं। इंग्लिश में आंसर यहाँ पे लिखा हुआ एग्रो बेस्ड, शुगर और टेक्सटाइल, मिनरल बेस्ड, आयरन एंड सीमेंट, फॉरेस्ट बेस्ड, पेपर हो गया, एंड लास्ट है एनिमल बेस्ड, लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला है बच्चों, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है, छठा प्रश्न कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं और 4 फसलों के नाम लिखिए। रोपण फसलें समझते हो ना, तो देखो मुख्य विशेषता क्या है। पहली बात तो ये कि बड़े बड़े बागान होते हैं, इसमें अधिक पूंजी लगती है, तकनीकी सहायता इसमें ली जाती है, और एक फसली कृषि जो है वो होती है। ये तो हो गई इसकी 4 इसकी विशेषताएं हो गई, मुख्य विशेषताएं, 4 नहीं मुख्य विशेषताएं। अब 4 फसलें इसमें लिखनी है, तो आप लिखेंगे चाय, ये एक तो जो है वो इसमें आती है रोपण फसलों में, कॉफी आती है, रबड़ आता है, गन्ना आता है। ये चारों फसलें आपको याद रखनी है। इंग्लिश में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर इंग्लिश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 7वां प्रश्न है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो आंसर लिखना है पहले चलवासी की। अगर हम बात करें चलवासी जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, प्राकृतिक घास, पुराने औजार। वाणिज्य कृषि में क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, इसमें बाड़ेबंदी होती है, बहुत बड़े बड़े बाड़े बना करके उसमें जो है इनको पाला जाता है, और वैज्ञानिक तरीका जो है वो इसमें अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कि ये है 8वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है
और इंटरनेशनल बिजनेस के जो है वो क्या है बच्चों, बेसिस क्या है, संक्षेप में बताइए। बिल्कुल संक्षिप्त में बताना है तो आप लिखेंगे, एक तो होता है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, मतलब एक देश की जो संसाधन है वो दूसरे देश से भिन्न होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ताकि उनकी पूर्ति की जा सके। दूसरा होता है जनसंख्या कारक, बाजार, जहां बड़े बाजार होते हैं, जहां ज्यादा जनसंख्या होती है वहां माल जो है वो ज्यादा बिकता है। और आर्थिक विकास की अवस्था, प्रत्येक देश अपना विकास करना चाहता है, इसलिए अपना माल ज्यादा से ज्यादा विश्व के बाजारों में बेचना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छंद उद्योग, फुटलोस इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं, विशेषता बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं, इसके लिए खास कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि शुगर के कारखाने वही होंगे जहां गन्ना होगा, तो ऐसी इनके लिए ऐसी कोई जरूरी शर्तें नहीं होती है। दूसरा प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और पूर्जों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है हमारा 10वां, सड़क परिवहन और रेल परिवहन का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन की। छोटी दूरी के लिए बेहतर है, घर घर सेवा, पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोगी है। और जहां तक रेल सेवा की बात है भाई, लंबी दूरी और भारी माल के लिए सस्ती और बेहतर सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला हमारा 11वां प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों में उत्तरी अटलांटिक मार्ग का महत्व लिखिए। देखो भाई, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है और विश्व का लगभग 25% व्यापार जो है वो उस उत्तरी अटलांटिक सागर से होता है। तो क्या लिखना है, एक तो आपको लिखना है इसका महत्व कि एक तो विश्व का व्यस्ततम मार्ग है, बिग ट्रंक रूट है। दूसरा लिखना है कि दो विकसित क्षेत्रों, एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ अमेरिका को आपस में जोड़ता है। और तीसरा है कि विश्व का 25% व्यापार जो है वो इसी रूट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक बड़े पैमाने, एक मिनट, आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषता बताइए। तो हमने पॉइंट के हिसाब से लिखा है कि भाई कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण यानी मशीनों का प्रयोग होता है इसमें, और विशाल पूंजी और विशाल संगठन की आवश्यकता जो है वो पड़ती है आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योगों को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा 13वां प्रश्न है, सहकारी कृषि जिसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, क्या है, यह कहां पर सफल रही है। तो ध्यान से समझना कि इसका अर्थ क्या है, किसान मिलकर के लाभ के लिए संस्था बनाते हैं, वो सहकारी संस्था कहलाती है, सहकारी कृषि कहलाती है। सफल कहां रही है, डेनमार्क में विशेष रूप से, और इसके पड़ोसी जो बाकी देश है नीदरलैंड, बेल्जियम, लेकिन डेनमार्क में ये सर्वाधिक सफल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है 14वां प्रश्न कि पत्तनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। भाई आराम से समझते हुए लिखना है कि यहीं से जहाज माल लाते हैं और ले जाते हैं। विश्व के किसी भी राष्ट्र के जो पत्तन होते हैं वहीं पर विदेशों से जहाज माल लेकर के आते हैं, वहां पर माल उतारते हैं और उस देश का माल जब दूसरे राष्ट्रों को भेजना होता है तो वहीं से जहाजों में लादा जाता है। यह देश को दुनिया से जोड़ता है और यात्रियों और मेल के लिए सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझना कि 15वां प्रश्न है, विनिर्माण किसे कहते हैं, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो अर्थ क्या है, अर्थ तो है कच्चे माल को हाथ या मशीन से मूल्यवान बनाना, इसे विनिर्माण कहते हैं, यानी दोबारा से इसका निर्माण करना। और अभी स्थिति क्या है कि अब यह उच्च तकनीक और सेवा क्षेत्र के साथ जुड़ गया है। तो ये हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप चाहते हो कि सीरीज कंटिन्यू रहे, अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, अगर आप चाहते हो कि इससे बड़े प्रश्न भी जो हैं वो कवर किए जाएं, क्योंकि हमारे 15वां 16वां प्रश्न जो है वो बड़े प्रश्न भी आएंगे, तो बिल्कुल मैं आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लेकर के आता रहूंगा। लेकिन इसके लिए क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना है। आप कमेंट करिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है या आप कौन सा कंटेंट चाहते हैं, आपको क्या कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आपका जो फीडबैक मिलता है उस फीडबैक के आधार पर मैं अगली क्लास ला पाता हूं। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।